हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी एमपीपीएससी जीके पेपर फर्स्ट की रेगुलर बेसिस पे अब आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। 24 टेस्ट इसमें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 25 है ये। यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, उसका रिवीजन भी करवाया जाएगा। मिनिमम हम कमिट करते हैं कि आपको 50-60 कम से कम टेस्ट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एग्जाम तक आपको 70-80 या उससे ज्यादा तक भी पहुंच जाएगा। आप निश्चिंत रहिएगा, रिवीजन जरूर करते रहिए। रिवीजन हम भी करवाएंगे आपको। अभी बीच में थोड़ा पॉज लिया था, वो फॉर्म वगैरह की एक्सटेंड हो गई थी तो वेट कर रहे थे, क्योंकि कुछ और लोग भी जुड़ते हैं तो वो फिर डिले रहता है। और भी कई चीजें थी, तो अब आपको यहां से रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस टेस्ट मिलते रहेंगे। लेट्स बिगिन। और जो साथी अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा myupsc.in, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अभी 25 अप्रैल तक इसमें 30% का डिस्काउंट रखा हुआ है। 25 अप्रैल तक आप ज्वाइन करते हैं तो 30% का डिस्काउंट है रेगुलर प्राइस। लेट्स बिगिन। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। मध्य प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2026-27 के लिए वर्तमान कीमतों पर 18,48,274 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो 2025-26 के संशोधित अनुमानों की तुलना में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। देखिए, इसमें दो तीन चीजें हमें समझनी होंगी। एक होता है 2024-25। 2024-25 होता है वो वास्तविक होता है। अभी जो 2024-25 का डेटा है वो वास्तविक है। जो 2025-26 का जो डेटा है वो है रिवाइज एस्टिमेट। रिवाइज एस्टिमेट है, जिसे यहां पूछा गया है संशोधित अनुमान, रिवाइज एस्टिमेट। और जो 2026-27 का है, ये 2026-27 का अनुमानित है। हमसे पूछा है कि ये जो 2026-27 का अनुमानित इतना है 18,48,274 करोड़ रुपए करंट प्राइस पे, तो ये रिवाइज एस्टिमेट की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है। तो इसमें ये 11% की वृद्धि दिखा रहा है। अनुमानित 2026-27 का जो रिवाइज एस्टिमेट में बताया गया था उससे 11% ज्यादा। बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे आपको सेपरेट टेस्ट भी मिलेंगे। बिल्ड इंडिया इंफ्रा अवार्ड 2026 समारोह में मध्य प्रदेश के किस जिले की जल प्रदाय योजना को सोशल इंपैक्ट एक्सीलेंस ऑफ द ईयर की प्रतिष्ठित श्रेणी से सम्मानित किया गया? ये बुरहानपुर जिले की है जल प्रदाय परियोजना। इसको बिल्ड इंडिया इंफ्रा अवार्ड 2026 में सोशल इंपैक्ट एक्सीलेंस ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। बुरहानपुर है ये, हर घर जल योजना में अग्रणी भी रहा है। बुरहानपुर का ये अग्रणी जिला है हर घर जल योजना में। रहस मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? रहस मेला ये बुंदेलखंड की एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा है और इसकी शुरुआत की थी राजा मदन सिंह जूदेव के द्वारा। राजा मदन सिंह जूदेव ने इसकी शुरुआत की थी और ये है आयोजन इसका होता है सागर जिले में। दक्षिण एशिया के प्रमुख ट्रेवल एवं टूरिज्म प्रदर्शनी साउथ एशियन ट्रेवल एंड टूरिज्म एग्जीबिशन 2026 के प्रतिष्ठित बेस्ट स्टेट टूरिज्म अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश ने लगातार दूसरे बार ये अवार्ड अपने नाम किया है। 2025 में भी मध्य प्रदेश इसमें अपने नाम रखा था ये प्रतिष्ठित पुरस्कार, और 26 में भी मध्य प्रदेश को ही मिलने जा रहा है ये। इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली के जो यशोभूमि है वहां पे इसका आयोजन हुआ था, नई दिल्ली में, इस अवार्ड सेरेमनी का। 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत लक्षित है? 2026-27 के लिए जो फिस्कल डेफिसिट है वो राज्य का जो जीडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद, उसका कितना प्रतिशत टारगेट है? तो फिस्कल डेफिसिट जो टारगेट किया है 26-27 के लिए, वो टारगेट किया है 3.9%। इसमें भी तीन चीजें देखनी होंगी। एक तो जो 25-26 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना रहने की उम्मीद थी संशोधित अनुमान के अकॉर्डिंग, तो वो था 4.5% संशोधित अनुमान में। और जो बजट में कितना बताया गया था
4.7%। तो ये जो बजट आया था 25-26 का, उसमें बताया था कि ये 4.7% रहने का था अनुमानित, लेकिन जो रिवाइज एस्टिमेट था उसमें 4.5 कर दिया गया, और अब जो टारगेट किया है 3.9% फिस्कल डेफिसिट टारगेट रखा गया है जीडीपी का। ये हो जाता है लगभग 71,458 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के बाद कौन सा जिला हर घर जल प्रमाणित जिला बन चुका है? बुरहानपुर के बाद में ये निवाड़ी है, हर घर जल प्रमाणित जिला बना है जल जीवन मिशन के तहत। हाल ही में होली के अवसर पर मनाया गया भगोरिया पर्व किस जनजाति से संबंधित है? भगोरिया पर्व ये भील जनजाति से संबंधित है। भगोरिया मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी एरिया है, स्पेशली झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन और बड़वानी, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में आते हैं। झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन और बड़वानी, और वो भी स्पेशली ये आदिवासी क्षेत्र हैं, ट्राइबल बेल्ट है ये, और यहाँ पे ये मनाया जाता है भगोरिया पर्व। मेनली मध्य प्रदेश की भील जनजाति से संबंधित है, और इसके साथ साथ ये जो उत्सव है इसमें भिलाला, बारेला और पटलिया जनजाति है, वो भी बड़े उत्साह से इसमें पार्टिसिपेट करती है। हाल ही में मध्य प्रदेश में कृषि कैबिनेट का आयोजन किस जिले में किया गया है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह है 2026 को मध्य प्रदेश ने कृषि वर्ष, एग्रीकल्चर ईयर या किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया है राज्य सरकार ने। और ये जो कृषि कैबिनेट का आयोजन हुआ है, ये बड़वानी जिले में इसका आयोजन किया गया है, और यहीं से जो बड़वानी है, यहाँ का एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, पान सेमल माइक्रो सिंचाई परियोजना। पान सेमल माइक्रो सिंचाई परियोजना भी यहीं पे है, बड़वानी में ही है ये, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो एक कृषि कैबिनेट आयोजन किया गया है, ये बड़वानी का जो नागलवाड़ी है, जहां पे ये पान सेमल माइक्रो सिंचाई परियोजना है, वहां पे इसका आयोजन किया गया था। तो आपको नागलवाड़ी, पान सेमल माइक्रो सिंचाई परियोजना, बड़वानी, कृषि कैबिनेट 2026 और एग्रीकल्चर ईयर, किसान कल्याण वर्ष मध्य प्रदेश ने घोषित किया। हॉकी की नेशनल खिलाड़ी स्नेहा मोहनिया का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? ये नेशनल प्लेयर है, हॉकी की राष्ट्रीय खिलाड़ी है स्नेहा मोहनिया, और इनका संबंध ये बड़वानी से ही है इनका संबंध, और आदिवासी समुदाय के लिए काफी इंस्पिरेशनल है ये, एक तरीके से आदिवासी बच्चों के इंस्पिरेशन के लिए। मोटी आय कार्यक्रम जो कुपोषण उन्मूलन का प्रमुख कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश के किस जिले की पहल है? मोटी आय कार्यक्रम ये कुपोषण उन्मूलन के लिए कार्यक्रम है, और ये मध्य प्रदेश में इसका संबंध है झाबुआ से, झाबुआ जिले की पहल है ये। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण, ये केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो रही है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जो कि लेटेस्ट है, बजट 26-27 लेटेस्ट है, और इकोनॉमिक सर्वे 25-26 का लेटेस्ट है। इसके अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है, इसमें मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, सेकंड पोजीशन पे है, द्वितीय स्थान है, सेकंड रैंक है कुल खाद्यान्न में देश में। और राष्ट्रीय उत्पादक का लगभग 13% कुल खाद्यान्न मध्य प्रदेश में होता है, 13.04%। अगर हमसे पूछा जाए दलहन का, तो दलहन के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में पहले नंबर पे है, पहला स्थान है दलहन में। तिलहन का पूछा जाए तो तिलहन में सेकंड है मध्य प्रदेश पूरे देश में। अगर आपने शुरू में स्किप कर दिया है तो अभी 30% का डिस्काउंट रखा हुआ है। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा myupsc.in, या इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अभी 25 अप्रैल तक 30% का डिस्काउंट रखा हुआ है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आपके सिलेबस की हर यूनिट पे टेस्ट होगा, ना सिर्फ यूनिट बल्कि हर टॉपिक, सब टॉपिक पे आपको सेपरेट टेस्ट मिलेगा। तो अगर आप प्रैक्टिस टेस्ट, उसका पीडीएफ, वीडियोज ये भी कर लेते हैं तो यहाँ से आपको 40+ मिनिमम है, 40+, क्योंकि ये पिछला हमारा यही ट्रैक रहा है, 40+ मिनिमम यहाँ से इजीली अचीव कर लेंगे। जिन्होंने पहले क्लियर किए हैं एग्जाम, आपकी कोई जान पहचान में हो जिन्होंने, तो आप उनसे पूछ सकते हैं।
हमारे कोर्स के बारे में, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाते हैं और पूरा जो लेवल है एक एग्जाम का उसी के अकॉर्डिंग करवाते हैं। हमारे ऐसा नहीं है कि उसका पर्टिकुलर किसी दूसरे एग्जाम के लिए अलग, उसके लिए ऐसा नहीं है, जो एग्जाम है उसी के लिए करवा रहे हैं। एमपीपीएससी में तो जो पेपर फर्स्ट है उसका सिलेबस सबका कॉमन भी है, एक स्टेट पीएससी में एडिशनल है जरूर। बरेवा मेटल क्राफ्ट के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बरेवा मेटल क्राफ्ट है, ये गोंड जनजाति का एक उप समूह है। बरेवा है, ये समुदाय किसका है? गोंड जो ट्राइब है, गोंड ट्राइब उसी का ही सब ग्रुप है। ये गोंड जनजाति का एक उप समूह है और ये इस कला के लिए फेमस है। टिगरिया विलेज, टिगरिया काफी फेमस है इसके लिए, टिगरिया गांव है और ये कहां पे है? बैतूल में। इसको शिल्प ग्राम का भी दर्जा प्राप्त है, ये जो टिगरिया विलेज है बैतूल डिस्ट्रिक्ट में, तो बैतूल जिले का है ये जीआई टैग बरेवा मेटल क्राफ्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और जीआई प्रोडक्ट जीआई टैग, इन पे क्वेश्चन आता है कम से कम 1 या 2। मध्य प्रदेश का पहला सोशल इंपैक्ट बॉन्ड किस स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने जा रहा है? ये क्वेश्चन 100% आने के चांसेज हैं एग्जाम में। मध्य प्रदेश का पहला सोशल इंपैक्ट बॉन्ड, तो ये क्या हो रहा है इसमें? अभी मध्य प्रदेश सरकार अपने पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सेगमेंट में लिस्ट करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, ये पहला इस सामाजिक प्रभाव बॉन्ड है और देश में पहला राज्य है मध्य प्रदेश जो इस तरह का बॉन्ड लाने वाला है। अब इसमें किसके लिए ला रहे हैं? ये इसको एनएससी में जो सेगमेंट कर रहे हैं, इसको लिस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो ओबीसी कल्याण के लिए काम में लिया जाएगा, ओबीसी समाज के कल्याण के लिए इसको काम में लिया जाएगा। स्पेशली जो ओबीसी वर्ग के छात्र हैं उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। जापान, जर्मनी, विदेशी नौकरियों के लिए उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये किस मॉडल पे बेस्ड है? ये पे फॉर सक्सेस, पे फॉर सक्सेस इस मॉडल पे बेस्ड है। पे फॉर सक्सेस का मतलब क्या होता है कि आपको जब भी पे किया जाएगा जो टारगेट आपको मिला है, अगर आपने सक्सेसफुल वो काम कर दिया तो आपको पे किया जाएगा। इसमें जो भी निवेशक हैं, जोखिम निवेशकों का ही है, क्योंकि अगर सरकार ने जो लक्ष्य दिए हैं उनको वो पूरा नहीं करते तो सरकार उनको भुगतान नहीं करेगी। तो पे फॉर सक्सेस मॉडल पे बेस्ड है सोशल इंपैक्ट बॉन्ड, ओबीसी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बटिक प्रिंट के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले को जीआई टैग मिला है? बटिक प्रिंट के लिए मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। स्पेशली भैरवगढ़ का है ये पारंपरिक शिल्प, भैरवगढ़ उज्जैन में। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी कब बनाई गई? मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी है ये 2025 में अपनाई गई है। इस नीति को राज्य सरकार ने 24 फरवरी 2025 को नोटिफाई किया था, अधिसूचित किया था और ये 2025 से और 2030 तक के लिए है। फरवरी 2025 से फरवरी 2030 तक के लिए लागू की गई है। अब हमसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी 2025 है, ये किस पॉलिसी में संशोधन करके बनाई गई थी? तो इससे पहले की जो औद्योगिक प्रोत्साहन पॉलिसी नीति थी वो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति थी 2014 की, जिसकी जगह अब नई पॉलिसी मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी आई है 2025। इसमें 2014 वाली में एक बार अमेंडमेंट भी किया था, संशोधन 2022 में, और अब उसको पूरी तरह से बदल के नई पॉलिसी आई है 2025। स्वर्गीय राजमाता विजयराजे सिंधिया खेल परिसर नानाखेड़ा स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है उज्जैन में। करीला धाम मेले का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाता है? करीला धाम मेला है, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में अशोकनगर में इसका आयोजन किया जाता है। आदिवासी और ग्रामीण संस्कृति के पर्पज से है ये मेला। केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित महिला कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम नव्या में शामिल मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है? हो सकता है यहां से इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाए कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित महिला कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम नव्या, इसका फुल फॉर्म क्या है?
तो नव्या है नर्चरिंग एस्पायरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स। नव्या की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, नर्चरिंग एस्पायरेशन थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलसेंट गर्ल्स। वैसे आपको ये इसका जो डिटेल सॉल्यूशन भेजेंगे उसमें ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगी। नव्या कार्यक्रम क्या है, इसका एकमात्र जिला है विदिशा, और यहाँ पे इसका उद्देश्य है जो 16 से 18 वर्ष की एज की किशोरियां हैं उनको गैर पारंपरिक और आधुनिक क्षेत्र जैसे डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी, एआई और ग्रीन जॉब्स में कमर्शियल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। ये है नव्या। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के अंतर्गत पंजीयन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है इसमें। जबकि जिले का पूछा जाए तो बैतूल जिला है वो पूरे देश में दूसरे नंबर पे है बैतूल, और नर्मदापुरम तीसरे नंबर पे है पूरे देश में। महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान मध्य प्रदेश का मुख्यालय कहां पे है? महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। एक इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर, इसका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मध्य प्रदेश बजट 2026-27 के राजस्व अनुमान, ये राजस्व अनुमानों की बात हो रही है, इसके संदर्भ में मैच करना है। इधर राजस्व मद सोर्स और ये बजट का अनुमान कितना है। राज्य जीएसटी का कुल राजस्व हिस्सा, राज्य जीएसटी का कुल राजस्व हिस्सा है ये 36%, देशभर 36%। राज्य जीएसटी का हिस्सा 36% है। बजट 2026-27 के अकॉर्डिंग राज्य के अपने कर जो ऑन टैक्स रेवेन्यू है उसमें सबसे बड़ा योगदान स्टेट जीएसटी का ही रहने वाला है, जो कुल कर राजस्व का 36% 36% कवर करेगा। स्टेट जीएसटी में पिछले वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? पिछले वर्ष की तुलना में जीएसटी में इस बार 19% की वृद्धि हुई है, 19% की। स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क है संपत्ति और अन्य दस्तावेजों के पंजीकरण से जो होने वाली आय है उसमें भी बहुत ज्यादा उछाल की उम्मीद रखी गई है, और इसमें 37% की वृद्धि का अनुमान रखा है। बिक्री कर, वैट और वाहनों पर कर है, ये इसका रखा है बजट अनुमान से कम। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 3412। मध्य प्रदेश का पहला साइबर वेलनेस सेंटर कहां खोला जाएगा? मध्य प्रदेश का पहला साइबर वेलनेस सेंटर है ये झाबुआ में खोला जाएगा। साइबर अपराधों से बचाव और जागरूकता के लिए ये झाबुआ में खोला जाएगा। गंगा जल संवर्धन अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में कब से हुई है? गंगा जल संवर्धन अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में 19 मार्च 2026 से हुई है। देखिए इसका जो पहला फेज था, पहले फेज में उज्जैन में जो पवित्र शिप्रा नदी है उसके तट से इसका श्री गणेश किया गया था 30 मार्च 2025 को। 30 मार्च 2025 को किया गया था पहले फेज का। इसका उद्देश्य क्या है? जो नदी, तालाब, कुएं, बावड़ियां जैसे पारंपरिक जल के स्रोत हैं उनका संरक्षण, पुनरुद्धार और साफ सफाई करना है। अब 30 मार्च 2025 को पहला फेज था, फिर दूसरा फेज हुआ और अब तीसरा फेज शुरू किया गया है 19 मार्च 2026 से, और ये 13 मार्च कर दिया क्या? 19 मार्च 2026 से और 30 जून 2026 तक चलेगा। 19 मार्च 2026 से 30 जून 2026 तक तीसरा फेज है इसका। और इसका शुभारंभ कहां से किया है? इंदौर के इस्कॉन मंदिर से इसका शुभारंभ किया है। समृद्ध ग्राम परियोजना के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले से किया गया है? समृद्ध ग्राम परियोजना के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ ये केंद्रीय मंत्री जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उन्होंने किया है। उमरी गांव है ये गुना डिस्ट्रिक्ट में, उमरी, वहां से किया है। इसका लक्ष्य क्या है?
जो एक फिजिटल मॉडल तैयार किया गया है। फिजिटल मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल मॉडल। जनजातीय समाज के कल्याण के लिए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? जनजातीय कल्याण के समाज के कल्याण के लिए जो वृद्धि की गई है 26% की वृद्धि की गई है इस बजट में एज कंपेयर टू प्रीवियस। नागता बृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? नागता बृहद सिंचाई परियोजना, नागता को कई बार नावथा के नाम से पूछ लिया जाता है और ये बृहद सिंचाई परियोजना है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में है। बुरहानपुर में है, नेपा नगर तहसील वहां पे है ये। और यहां से देखिए एक और जो आजकल माइक्रो परियोजना चर्चा में है वो है पनवार। पनवार है रीवा। पनवार ये रीवा जिले में है, पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना, इसका भी ध्यान रखिएगा। अदरवाइज ये नागता है, ये नेपा नगर तहसील बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट। ताप साउथ राज नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया? ताप साउथ राज नाटक ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये अनंग हर्ष द्वारा लिखा गया है, अनंग हर्ष मातराज इनके द्वारा लिखा गया है। अनंग हर्ष मातराज एक कलचुरी राजा थे और इसमें नाटक में क्या है, जो राजा उदयन और उनकी रानी वाशवदत्ता है उसकी लव स्टोरी है इसमें। सिंहासन बत्तीसी की कथाएं किससे संबंधित है? सिंहासन बत्तीसी की कथाएं राजा विक्रमादित्य से संबंधित है, जो 32 पुतलियों की कहानी है राजा विक्रमादित्य से। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट समिट का आयोजन 22 मार्च 2026 को कहां पे किया गया है? इसका आयोजन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट समिट हुआ है ये, और इसका आयोजन किया गया है रतलाम में। पंडित कुंजीलाल दुबे कितनी बार मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं? पंडित कुंजीलाल दुबे हैं, ये 3 बार मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। 1956 से 57, 57 से 62 और 62 से 67, 1956 से 1957, 1957 टू 1962 और 1962 टू 1967, 3 बार ये रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष। इनका संबंध है नरसिंहपुर से, इनका जन्म नरसिंहपुर में हुआ था। रानी अवंतीबाई का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? रानी अवंतीबाई का जन्म ये मध्य प्रदेश में 16 अगस्त 1831 को मनकेड़ी गांव है, मनकेड़ी विलेज सिवनी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे हुआ था। इनके पिताजी का नाम राव जुझार सिंह था और इनका विवाह हुआ था रामगढ़, जो भी प्रेजेंट में डिंडोरी में है रामगढ़। इसके राजा थे राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य, उनसे हुआ था। रानी अवंतीबाई ने 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें भी अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण संघर्ष किया था। रामगढ़ की रानी के रूप में भी जानते हैं इनको। और 20 मार्च को रानी अवंतीबाई शहीद दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को सिवनी में है मनकेड़ी। भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट मध्य प्रदेश में कहां विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग जोन फॉर पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट ये नर्मदापुरम में विकसित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में स्पेस टेक नीति कब लागू की गई? मध्य प्रदेश में स्पेस टेक नीति लागू की गई है 2026 में। मध्य प्रदेश खेल और युवा कल्याण के निदेशालय ने निम्नलिखित पुरस्कारों में से कौन सा पुरस्कार प्रस्तुत नहीं किया है? किसकी बात हो रही है? मध्य प्रदेश का खेल और युवा कल्याण डायरेक्टरेट। देखिए, विश्वामित्र पुरस्कार है, ये उन प्रशिक्षक कोच उनको दिया जाता है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे पदक जीतने के लिए खिलाड़ी तैयार किए हैं, उनको विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। विक्रम पुरस्कार किसे दिया जाता है? राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार, जो उन वरिष्ठ खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। एकलव्य पुरस्कार, ये
जूनियर खिलाड़ी 19 वर्ष या उससे कम आयु के जो हैं उनको दिया जाता है, उनका जो विशिष्ट खेल कौशल है उसके लिए वशिष्ठ पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार नहीं देती, बल्कि ये इसका वशिष्ठ पुरस्कार है, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, ये राजस्थान सरकार देती है। सी इसका करेक्ट आंसर है। एक और पूछ लिया जाता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कहाँ है? तो इंडोर स्टेडियम इंदौर में ही है। ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम का कई बार पूछ लिया जाता है, तो ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम रीवा में है। मध्य प्रदेश का जो स्टेट खेल है मलखंभ है। स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थौना लोहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? थौना लोहारी गोलीकांड हुआ ये 1939 में। लालाराम वाजपेयी के नेतृत्व में ओरछा रियासत के शासन के विरुद्ध आयोजित किया गया आंदोलन था ये। जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई बिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? जनजातीय नेता थे सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई 1857 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल हुए थे ये। 20 का करेक्ट आंसर आएगा। एक भीमा नायक का और पूछ लिया जाता है, उनका संबंध भी बड़वानी रियासत से था। निम्न में से कौन सा राजवंश इंदौर पर शासन करता था? इनमें से जो राजवंश इंदौर पे शासक करते थे, इंदौर के होलकर वंश ने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया था। शुरू में उनकी राजधानी महेश्वर थी, बाद में उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर को बनाया था। शहर स्लीमनाबाद को कर्नल विलियम हेनरी स्लीमन ने अपना नाम मिला है। निम्न में से किसके दमन के लिए जाने जाते हैं? स्लीमनाबाद को ये नाम कर्नल विलियम हेनरी स्लीमन से मिला है। किसके लिए जाने जाते हैं वो? कर्नल विलियम स्लीमन ये जो ठगी गतिविधियां हैं उसके दमन के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया था 1830 के दशक में, जब विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके शासनकाल के टाइम पे स्लीमन को ठगों के दमन का काम सौंपा गया था और उन्होंने ये किया था। कटनी जिले में एक शहर का नाम है स्लीमनाबाद। स्लीमन को भारत में डायनासोर के जो जीवाश्म फॉसिल हैं उनकी खोज करने के लिए भी जाना जाता है। 1828 में जबलपुर के पास पहली बार उन्होंने डायनासोर की हड्डियां वगैरह खोजी थी ठगी गतिविधियों के लिए। स्लीमन और कटनी जिले का एक जगह इन्हीं के नाम पे है, स्लीमनाबाद। भोपाल राज्य किस साल में एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया था? ब्रिटिश संरक्षक कब बना भोपाल? 1818 में ब्रिटिश संरक्षण में आया था भोपाल। नवाब था नजर मोहम्मद खान, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी और 26 फरवरी 1818 को नजर मोहम्मद खान जो भोपाल के नवाब थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। वो संधि थी रायसेन की संधि। रायसेन की संधि की थी इन्होंने, और ये जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था उसके टाइम पे हुई थी। भोपाल का जो नवाब था उन्होंने मराठों और पिंडारियों से डर के और ये ब्रिटिशर्स का संरक्षण लिया था। मालवा की मुस्लिम सल्तनत की राजधानी क्या थी? मालवा में जो मुस्लिम सल्तनत थी उसकी राजधानी थी मांडू। ये सेंटर पॉइंट था। निम्नलिखित निम्न राजपूत वंशों में से किसने मध्य प्रदेश पर शासन किया था? इनमें से चालुक्य राजपूत वंश ने मध्य प्रदेश के कुछ भागों पे शासन किया था। चालुक्य 6वीं शताब्दी के बाद से चालुक्यों की एक शाखा है जिसे सोलंकी भी कहा जाता है, और उन्होंने मध्य भारत और मालवा के कुछ क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित किया था। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक जो पुलकेशिन द्वितीय थे, और उन्होंने ही जो उत्तर भारतीय सम्राट थे हर्षवर्धन, उनको नर्मदा नदी के तट पे पराजित करके और दक्षिण की ओर बढ़ने से रोका था हर्षवर्धन को। पाल वंश है, पाल वंश का शासक मेनली बंगाल और बिहार के आसपास रहा है। शरिया जो है, सरिया या फिर जो रक्त है, ये मेनली राजपूत वंश से संबंधित नहीं है। मध्य प्रदेश पे शासन करने वाले जो प्रमुख राजपूत वंश हैं उनमें देखेंगे तो परमार मालवा, चंदेल बुंदेलखंड, कलचुरी जो त्रिपुरी अभी जबलपुर,
और कछवा राजपूत ग्वालियर। चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी थी उज्जैन। चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी थी उज्जैन। उनकी जो पहली और प्रमुख प्रशासनिक राजधानी थी, जो अभी पटना है, उस टाइम पे वो नाम हुआ करता था पाटलिपुत्र हुआ करती थी। बाद में इन्होंने उज्जैन का चयन किया क्योंकि पश्चिमी भारत में जो शक थे उनका शासन समाप्त करने के बाद इन्होंने इस क्षेत्र पर नियंत्रण मजबूत करने, व्यापारिक लाभ के उद्देश्य से उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। ठाकुर दौलत सिंह जो ब्रिटिश के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में लड़े थे, कौन से जिले से संबंधित थे? ठाकुर दौलत सिंह, इनका संबंध देवास से था। बालकृष्ण शर्मा नवीन कहां से के स्वतंत्रता सेनानी थे? बालकृष्ण शर्मा नवीन ये एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे, और ये शाजापुर। किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशर्स को सौंपा था? 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशर्स को सौंप दिया था। ये क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने के 100% चांसेज है। क्वेश्चन नंबर 46, मध्य प्रदेश सरकार ने बजट 2026-27 के लिए कौन सा एक नया वित्तीय फ्रेमवर्क अपनाया है? मध्य प्रदेश सरकार ने 2026-27 बजट के लिए ज्ञानी मॉडल अपनाया है। दिस वन बी ज्ञानी। इसमें जी क्या है? गरीब। वाई क्या है? युवा। ए अन्नदाता, एन नारी, आई इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा आई है वो इंडस्ट्री है। ये 6 सूत्री मॉडल है, इसको ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है इसमें ज्ञानी में पूछ लिया जाएगा आपसे कि पहले आई का क्या मतलब है, दूसरे आई का क्या मतलब है, जी का क्या मतलब है, वाई का। तो गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, ये 6 सूत्री मॉडल फ्रेमवर्क अपनाया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार मध्य प्रदेश के जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट राज्य सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? जो इकोनॉमिक सर्वे आया है 2025-26 का, उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का जो जीडीपी समझे सकल राज्य घरेलू उत्पाद, उसमें प्राइमरी सेक्टर का योगदान सबसे ज्यादा है। प्राइमरी सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर का 43.09% कंट्रीब्यूशन है टोटल जो मध्य प्रदेश का जीडीपी उसमें। सेकेंडरी सेक्टर द्वितीय क्षेत्र है, सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 19.79% है। और जो टर्सरी सेक्टर है तृतीय क्षेत्र, इसका कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 37.12% है। सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर का है। किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किया और उसे संधि करने पर मजबूर किया था? विद्याधर चंदेल वंश के सबसे प्रतापी शासक थे और इन्होंने 1019 और 1022 में महमूद गजनवी का डटकर मुकाबला किया। गजनवी उन्हें हरा नहीं सका और अंततः उपहारों का आदान प्रदान करके गजनवी ने संधि की थी। और इन्होंने ही कन्नौज के जो राज्यपाल थे प्रतिहार राजा, उनकी हत्या की थी क्योंकि उन्होंने गजनवी से बिना लड़े ही वो भाग गया था। इसलिए विद्याधर प्रताप ने भोपाल रियासत की उस बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों का साथ दिया और ताजुल मसाजिद का निर्माण शुरू करवाया? ये सिकंदर जहां बेगम थी। इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सक्रिय समर्थन किया था और उन्होंने ही एशिया की सबसे बड़ी जो मस्जिद है उनमें से एक ताजुल मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया था, जिसे बाद में शाहजहां बेगम ने आगे बढ़ाया था इस काम को। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सिकंदर जहां ने ये काम शुरू करवाया था और शाहजहां बेगम ने इसको बाद में कंप्लीट करवाया था। प्राचीन काल में टुंडिकेर मध्य प्रदेश के किस आधुनिक शहर का नाम था? प्राचीन काल में टुंडिकेर मध्य प्रदेश के किस आधुनिक शहर का नाम था? ये
दमोह का आधुनिक नाम था टुंडिकेर। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आपको रेगुलर बेसिस पे आप सेंड करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। और इवनिंग में 7 से 9 बजे के बीच पे आपको या आपके ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा इसका PDF। नमस्कार।